कोई स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है डी फार्म करके, किसी ने बी फार्म करके, किसी ने एम फार्म करके। बंदे की स्किल्स और उसकी नॉलेज ही मैटर करती है। एक बच्चा ऐसा है जो जीपैट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट होगा। अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम फार्मेसी लेवल कर सकते हैं। कॉलेज जा रहे हों या फिर चाहे वो अपनी जॉब कर रहे हों, इस तरीके से उनको मैनेज करना है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आप मास्टर्स कर रहे थे उस टाइम पे। सेल्फ बिलीव करें अपने ऊपर, अपने आप में बिलीव करें कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। मोटिवेशन कैसे मिला आपको? बेसिकली मुझे तो शुरू से ही था कि मुझे कम्युनिटी की हेल्प करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा टॉक्स। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मिस्टर जितेंद्र यादव। ही इज सर्विंग कम्युनिटी प्राउडली एज ईएसआईसी फार्मासिस्ट। स्वागत है आपका जीतू भैया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पंकज सर। First of all, I would like to thank PW Classes for inviting me for a special podcast here. I am really feeling very proud to be here. चलिए, तो एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे। जी सर। आपका फार्मेसी का सफर, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैंने अपनी जो बी फार्म थी वो काइट स्कूल ऑफ फार्मेसी से करी थी। उसके बाद एम फार्म करी मैंने दिपसाल से करी थी, फार्मास्यूटिक्स ब्रांच में। और मैंने जीपैट क्वालिफाई किया था 2018 में विद 222 रैंक। और इन बिटवीन जब मैं एम फार्म कर रहा था, मेरे को ऑप्शन मिला कि ईएसआई फार्मेसिस्ट एग्जाम देने का, और मैंने उसे अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ईएसआई ज्वाइन करने के बाद। ओके, सो 2019 में आपने जो ईएसआईसी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था वो आपने क्वालिफाई किया। रैंक के बारे में अगर हम बात करें तो रैंक की अगर मैं बात करूं तो मेरी रैंक वैसे 2 थी, बट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रैंक 1 होल्डर थे वो रिजेक्ट हो गए थे, इसलिए मेरी अल्टीमेट जो फाइनल रैंक हुई थी वो 1 हो गई थी। सो 2019 ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम के टॉपर से हम लोग बात कर रहे हैं अभी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये लाइक मोटिवेशन कैसे मिला आपको कि मुझे ईएसआईसी फार्मासिस्ट ज्वाइन करना है या फिर यहाँ पर ईएसआईसी फार्मासिस्ट बनना है? ये कैसे मोटिवेशन मिला? एक्चुअली जो मेरे फादर थे वो मतलब जब भी मैं गांव जाता था उनके साथ, तो मैं देखता था लोग उनको एक रिस्पेक्टफुली जॉब में देखते थे। वो वैसे तो फार्मासिस्ट नहीं थे, वो एक नर्सिंग ऑर्डरली थे ईएसआई हॉस्पिटल में ही, बट उनको लोग एज अ ट्रीटमेंट ऐसा देते थे कि वो डॉक्टर हो जैसे। मतलब उनसे चीजें पूछना, अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम है शेयर करना, फिर वो उनको ट्रीटमेंट भी बताया करते थे अपने एंड पे जितना जानते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उनकी एक रेपुटेशन थी। तो मुझे भी शुरू से यही था कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज करना है जिससे कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ और लोग मुझसे भी ऐसे ही क्वेश्चन करें आगे और मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। ओके, ग्रेट। तो अभी आप बन चुके हैं एसएससी फार्मासिस्ट, आपका जो वो ड्रीम था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे कैसे देखते हैं अपने आप को? बेसिकली मुझे तो शुरू से ही था कि मुझे कम्युनिटी की हेल्प करनी है, और मैंने जब इसे ज्वाइन किया तो मेरा मेन एम यही था कि मैक्सिमम लोगों को मैं हेल्प आउट कर पाऊँ। और ये जो स्कीम है एसआईसी, बेसिकली ये लेबर क्लास लोगों के लिए बनी है, और इसमें जिनकी कम सैलरी होती है, जो बहुत ही मतलब लो इनकम वाले लोग होते हैं, वही आते हैं इसमें। तो मुझे बहुत अच्छा इंटरनली फील होता है जब मैं उनकी हेल्प कर पाता हूँ, क्योंकि वो भी लोग बहुत खुश होते हैं अगर उनकी कोई प्यार से हेल्प कर दे, क्योंकि जब कहीं भी आप जाते हो भीड़ तो रहती है और लोग फिर मिसबिहेव भी करते हैं कहीं कहीं पे। बट ये है कि मेरा हमेशा से गोल ये रहा है कि उनकी प्यार से हेल्प करना, और उनकी जो भी हेल्प मेरे से हो पाए मैं करता हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नॉर्मल डे एसएससी फार्मासिस्ट का कैसे रहता है, लाइक डेली रूटीन क्या रहता है आपका? डेली रूटीन की बात करूँ तो मेरा जो सिंस ज्वाइनिंग से प्रोक्योरमेंट में काम है, तो मेरा तो बेसिकली प्रोक्योरमेंट रिलेटेड ही वर्क रहता है। बेसिकली हम रिक्वेजिशन हमें रिसीव होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से कि उन्हें जिस मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए या जिस कंज्यूमेबल मतलब आइटम्स चाहिए उन्हें, तो वही हम ई फाइल्स होती हैं ऑनलाइन आजकल हमारे गवर्नमेंट में भी सब कुछ, तो हम ऑनलाइन ही उनको प्रोसेस करते हैं। और थ्रू जैम पोर्टल है कि हमारा ई मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसके थ्रू ही सारी परचेज हमें करनी होती है, और जनरल फाइनेंशियल रूल का ध्यान रखना पड़ता है पूरा। तो मेरा जो बेसिक जितना भी 9 to 5 की 4 की जॉब है, उसमें बेसिकली सारा वर्क मेरा कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। तो मेरा तो ये रहा। बाकी मेरे साथ में और भी फार्मासिस्ट हैं जो उसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, कुछ स्टोर में उनका जो प्रोफाइल रहता है वो इन्वेंट्री मेंटेन करना, जो ड्रग्स नहीं आ रही है उनको स्टॉक में इन करना, और डिफरेंट डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके अलावा एक प्रोफाइल और है, वो है ओपीडी फार्मेसी, जहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट को दवाई इशू की जाती है। वहाँ पे भी काफ़ी हमारे फार्मासिस्ट वर्क करते हैं, और वहाँ पे कहीं कहीं डिस्पेंसरी में 2 शिफ्ट में भी वो काम होता है ताकि मैक्सिमम लोगों को दवाई मिल पाए। और उसमें भी यही होता है कि पेशेंट को काउंसलिंग करना और मेडिसिन देना और
उसमें भी काफ़ी फार्मेसिस्ट हमारे वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज डिसाइड कैसे होती है, लाइक कि आप इन्वेंट्री में रहेंगे, आप रिक्वायरमेंट में रहेंगे, आप ओपीडी में रहेंगे, इसके लिए कुछ ट्रेनिंग होती है? इसके लिए कोई ट्रेनिंग तो नहीं होती, थोड़ी स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर किसी पे कोई स्किल है तो उसको उस तरीके का ही काम दिया जाता है, क्योंकि हर काम में हर कोई एक टाइम पे कर पाए जरूरी नहीं है, इसलिए इंसान की स्किल देख के उसको वो काम दिया जाता है। बाकी रोटेशनल रहता है काम चेंज हो सकता है। अगर आप सब में स्किल्स हैं तो सबका काम रोटेशनल बेस पे चेंज होता रहेगा। तो इसमें लाइक कोई स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है डी फार्म करके, किसी ने बी फार्म करके, किसी ने एम फार्म करके, उससे कुछ फर्क पड़ता है? इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड टाइम बंदे की स्किल्स और उसकी नॉलेज ही उस मैटर करती है। और एजुकेशन का अभी कोई खास रोल नहीं है इस कैडर में, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा कैडर फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अभी तक ESI में तो कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। CGHS में कह रहे हैं कि आने वाला है कोई कैडर फॉर्मेशन, उसमें फर्क पड़ेगा, पर जब तक आएगा तब तक देखते हैं क्या होता है। ओके, मतलब अब आप ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अगर किसी बच्चे के पास डी फार्म की डिग्री है, उसके लिए वैकेंसीज अलग तरीके से निकलेंगी, बी फार्म की होगी तो अलग तरीके से होंगे, एम फार्म की होगी तो अलग तरीके से होगी। जी बिल्कुल। तब हो सकता है कि सीधा आप, जैसे कि आपकी एजुकेशन ज़्यादा, सीधा आप सीनियर फार्मासिस्ट पोस्ट पे ज्वाइन करें। ओके। आपके एजुकेशन के बेस पे अगर आप डिप्लोमा है तो आप सीधा जूनियर फार्मासिस्ट पे ज्वाइन करें। तो इस तरीके से पोस्टों को बाइफरकेट किया जा सकता है फ्यूचर में। अभी ऐसा कुछ नहीं? अभी ऐसा कुछ नहीं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ क्योंकि आपने ज्वाइन कर लिया है वहाँ पे। नॉर्मल डे में लाइक आपके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं एज ए ESIC फार्मासिस्ट? आपकी सैलरी की भी हम बात करेंगे यहाँ पे। सैलरी ऑल्दो गवर्नमेंट जॉब है तो सबको नॉर्मली पता ही होता है, बट फिर भी क्या क्या पर्क्स आपको मिल सकते हैं बीइंग अ ESIC फार्मासिस्ट? जब आप ESI या किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट को जॉब को ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 28 ग्रेड पे ही होती है। उसके बाद वो प्रोबेशन पीरियड रहता है 2 ईयर्स का। इसके बाद आपकी 4200 हो जाती है और आपकी पोजीशन सीनियर फार्मासिस्ट हो जाती है। उसके आफ्टर 10 ईयर्स आपकी 4600 ग्रेड पे हो जाती है और आप फार्मेसी ऑफिसर बन जाते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स आप 4800 ग्रेड पे पहुंच जाते हैं और आप सीनियर फार्मेसी ऑफिसर बन जाते हैं। बाकी इन बिटवीन हर एवरी 6 मंथ आपका DA रिवाइज होता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। उसके अलावा आपका इंक्रीमेंट एवरी ईयर लगता है, प्लस आपको मेडिकल सुविधा सारी मिलती हैं। मतलब आपका कैशलेस होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, तो आपका, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, सबका कैशलेस रहता है। बाकी रहने के लिए अकोमोडेशन मिलता है। इनकेस आप अकोमोडेशन नहीं लेना चाहते तो आपको उसके बदले 30%, अगर आप एक्सिटीज में 30% ऑफ द बेसिक मिल जाएगा। बाकी वो वेरी करता है मतलब सिटीज़ के हिसाब से। बाकी TA मिलता है आपको, वो भी सिटीज़ पे वेरी करता है। ओके। तो अगर मैं मतलब आई डोंट नो ये सवाल आपसे पूछना चाहिए कि नहीं, अगर मैं अप्रॉक्स सैलरी पूछूं, सैलरी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बच्चे ने डी फार्म किया या बी फार्म किया, इफ दे हैव बीन चूजन कि हम ये सेलेक्ट हो चुके हैं तो सैलरी सबको बराबर मिलेगी, राइट? कितना अप्रॉक्स अगर हम बात करें, अगर कर सकते हैं? अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, फिलहाल अभी जो आप ज्वाइन करते हैं तो अराउंड 60,000 आपको इन हैंड मिलेगी। और उसके अलावा भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका 8th पे कमीशन आ जाएगा, तो वो भी रिवाइज होगी तो 90,000 to 1 लाख सैलरी इन हैंड हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली जब आपका न्यू पे कमीशन आ जाएगा। तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये तो बहुत सही चीज़ है बच्चों के लिए, और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा बच्चों को। चलिए आगे अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक आपने अभी बात की स्टार्टिंग की अभी सैलरी की, धीरे धीरे प्रमोशंस भी होंगे, वो किस तरीके से आप देखते हैं उस प्रमोशनल जो लेवल है वो ये स्टार्टिंग में तो आप फार्मासिस्ट ज्वाइन करते हैं 28 ग्रेड पे। आफ्टर 2 इयर्स आप सीनियर फार्मासिस्ट बन जाते हैं। उसके 10 इयर्स बाद फार्मेसी ऑफिसर, देन आफ्टर 10 इयर्स मोर आप बन जाते हैं सीनियर फार्मेसी ऑफिसर। बट अभी बात चल रही है डिपो मैनेजर बनाने की, CGHS में इम्प्लीमेंट भी हो गया है। उसकी ग्रेड पे 5600 रखी गई है, जो कि अभी CGHS में इम्प्लीमेंट शायद हो चुका है। और ESI ने अभी उसका अडॉप्ट नहीं किया है, फ्यूचर में शायद वो कर ले। ग्रेट, तो मतलब ये तो एक ग्रेट न्यूज है बच्चों के लिए कि और भी वैकेंसीज अभी क्रिएट हो रही हैं और आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में आ सकती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वापस चलते हैं एक बार 2019 में जब आपने एग्जाम दिया था और जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने किस तरीके से मैनेज किया अपने आप को? आप बोल रहे हैं आप पढ़ाई भी कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो समय कैसे मैनेज किया था आपने और कैसे आपने फार्मा नॉन फार्मा को मैनेज किया था? आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बेसिकली जो फार्मा बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनका नॉन फार्मा थोड़ा वीक ही रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हर केस में, पर मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। तो इसके लिए मेरा तो शुरू से नॉन फार्मा भी अच्छा रहा था, क्योंकि मैथ से भी था, बायो से भी था और मेरा इंटरेस्ट दोनों में ही था, इक्वली था। तो मैं क्या करता था, जब मैं पढ़ाई करता था तो हमेशा जब भी मैं पढ़ के मुझे बोरियत सी लगती थी, थोड़ा मैं बोर फील करता था, तो मैं नॉन फार्मा पार्ट को कवर करता था। तो मैं बस यही एडवाइस करना चाहूँगा बच्चों को कि
जब भी आप पढ़ेंगे, मान लो 6 आवर्स भी आप पढ़ रहे हैं डेली का, तो 4 आवर्स आप फार्मा को दें तो 2 आवर नॉन फार्मा को भी दें, क्योंकि रेगुलरिटी अगर मिलेगी तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे। आपके टाइम पे मैं बच्चों को बता देता हूँ 2019 में ईएसआईसी फार्मासिस्ट के लिए एक डिफरेंट एग्जाम हुआ था। अभी जो एग्जाम होता है वो एम्स सीआरई का एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। एम्स के जो फार्मासिस्ट होते हैं प्लस ईएसआईसी के जो फार्मासिस्ट होते हैं उन सबके लिए एक एग्जाम होता है। आपके टाइम पे वो एग्जाम अलग था, राइट? हमारे टाइम पे ईएसआई खुद अपना एग्जाम कराता था, और उस टाइम पर लाइक मुझे लगता है पैटर्न भी डिफरेंट था। पैटर्न उसमें ये था कि 100 आपका कोर सब्जेक्ट से आता था फार्मा से, और 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड का और जनरल अवेयरनेस। अगर आप बच्चों को एडवाइस करना चाहिए किस सब्जेक्ट पर आपने उस टाइम पे ज्यादा ध्यान दिया था, जो आप लोगों की हाँ ये सब्जेक्ट मुझे बहुत हेल्प करी उसमें एग्जाम में? एक्चुअली मैं फार्मास्यूटिक्स से कर रहा था, तो मेरा जो एम रहता था कि जो मेरे को सब्जेक्ट आता है मैं उसको कवर करूँ। तो मैंने पहले फार्मास्यूटिक्स, जूरिस्प्रूडेंस और एनालिसिस को और फार्माकोग्नोसी को कवर किया था। केमिस्ट्री मैंने सबसे लास्ट में कवर की थी, क्योंकि थोड़ा उसका सिलेबस वास्ट हो जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी उसके डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, तो थोड़ा टफ रहता है केमिस्ट्री का। तो मेरा मेन फोकस इन्हीं सब्जेक्ट्स पे था, मतलब फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड एनालिसिस पे। अच्छा, एक सवाल जब हम क्लास लेते हैं बच्चों की नॉर्मली, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर अगर हम जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या जरूरी है हम अलग से फिर किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब की तैयारी करें? फर्क पड़ता है क्या कुछ, या फिर सिलेबस मोर और लेस सेम ही होता है? मेरे टाइम पे तो जीपैट का ही सिलेबस सेम था उसका, तो मेरे को तो वर्क कर गया वो। बट अब आने वाले टाइम में पेपर किस हिसाब से प्रिपेयर करे जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि सिलेबस अगर सेम दे रखा है तो जीपैट वाला सिलेबस इनफ है। इन केस कुछ डिफरेंट है तो फिर आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक बच्चा ऐसा है जो जीपैट की प्रिपरेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट होगा, ये सब बोल सकते हैं? उसको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जीपैट तो एक लेवल है जो कि बहुत अच्छा लेवल है। अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम फार्मेसी लेवल कर सकते हैं। बट कहीं कहीं पे क्या होता है, लेवल अगर लो आ जाता है पेपर का, तो वहाँ पे डिप्लोमा बेसिस पे भी पेपर बनाए जाते हैं कहीं कहीं पे, तो उसमें जीपैट लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, तो लोग मतलब फिर भी अपना फायदा हो ही सकता है। उनका तो फायदा है ही जो जीपैट कर रहे हैं, उनका तो बिल्कुल बेनिफिट मिलना ही है उनको तो हर जगह बेनिफिट है उनका तो। ग्रेट। तो अब मैं इसमें आपसे एक लास्ट वो चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, उनके लिए आपके लाइक क्या एडवाइस रहेगी, किस तरीके से उनको अपना डेली रूटीन अडॉप्ट करना चाहिए कि वो अपना जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उनकी, चाहे वो कॉलेज जा रहे हों या फिर चाहे वो अपनी जॉब कर रहे हों, किस तरीके से उनको मैनेज करना चाहिए? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस था, आप मास्टर्स कर रहे थे उस टाइम पे। हाँ जी, बिल्कुल मैं उनको एक चीज़ एडवाइस करूँगा, वो 3S फॉर्मूला अपनाएं। फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी, कि कोई भी चीज़ है उसको बेसिक से पढ़े, कोई भी चीज़ रटे ना, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म याद रहेगा। सेकेंड इज सेल्फ बिलीव करें अपने ऊपर, अपने आप में बिलीव करें कि मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं अच्छा करूँगा, तो बहुत अच्छा रहता है उससे। दूसरा होता है सिंसियरिटी। थर्ड वन इज सिंसियरिटी मतलब आपने अगर टाइम डेडिकेट किया है कि मुझे 6 आवर्स में 4 आवर टेक कोर्स सब्जेक्ट पढ़ने और 2 आवर्स नॉन टेक पढ़ने, तो आप उसको रिपीट कीजिए डेली, बीच में गैप मत दीजिए, एकदम रेगुलरिटी में चीज़ें कीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जैसे मॉक टेस्ट होते हैं उसे देते रहिए वीकली कम से कम, उससे आपकी प्रैक्टिस और आपकी कितना आप पढ़ पाए हैं, कितना आप ग्रो कर पाए हैं, वो आपको पता लगता रहता है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट। चलिए, वंडरफुल एडवाइस, इसीलिए आपको जीतू भैया भी कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप बच्चों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा इस पॉडकास्ट से और बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जीतू भैया। सो थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस। विल मीट इन नेक्स्ट पॉडकास्ट विद सम अदर गेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।